हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछले लेक्चर के अंदर हमने मीटर ब्रिज और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर है क्या। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पर इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। कहता है कि एक ऐसी डिवाइस है, यानी कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। दूसरी बात, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर आपको कोई दो सेल्स आपके पास और उनका ईएमएफ आपको ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, तो उनको ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी इस डिवाइस का यूज किया जाता है। ठीक है। थर्ड है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। कहता है कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। एंड टू मेजर एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। कहता है कि और किसी सर्किट के अंदर किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको मेजर करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियोमीटर होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज किसी सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए, किसी दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखो, आपके माइंड में आती होगी कि सर ईएमएफ यानी कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए तो हमारे पास एक डिवाइस और भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या आपकी बैटरी है। ठीक है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लिया, स्मॉल आर। ठीक है, ये एक सिंगल सेल है, ये किसी सर्किट के अंदर जुड़ी हुई है और उसमें क्या लगा हुआ है, वोल्टमीटर। ठीक है। तो अब जब यहां से इसको देखेंगे तो वोल्टमीटर कब काम करता है, वोल्टमीटर काम तब करेगा जब इस सेल के अंदर से कुछ करंट विड्रॉ होगा। ठीक है। इस ये जो सेल है आपके, जिसका ईएमएफ कुछ गिवन है, आपको कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, तो ये क्या होगा बेटा, जब इसके अंदर से कोई करंट पास करेगा तो ही वोल्टमीटर काम करेगा। ठीक है, यानी कि वोल्टमीटर इससे पास होने वाले या इससे विड्रॉ होने वाले करंट का यूज करता है इसको मेजर करने के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो इसलिए जो वोल्टमीटर है ना, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है, वो ईएमएफ नहीं बता सकता। ठीक है। तो आपको बता दिया क्या मेजर करता है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी। पोटेंशियोमीटर की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें किसी सेल का ईएमएफ निकालना है। ठीक है। जब किसी सर्किट के अंदर अगर करंट मूव कर रहा होगा, करंट विड्रॉ हो रहा होगा, तो वहां पर ईएमएफ हम निकाल ही नहीं सकते। इस सर्किट के अंदर आप क्या देख रहे हो कि करंट निकल रहा है बैटरी से। ठीक है, ये जो वोल्टमीटर है इस बैटरी से कुछ करंट विड्रॉ कर रहा है और उस करंट का यूज करके ये इसका वोल्टेज बता रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप जब भी आप किसी सेल का ईएमएफ आपको ज्ञात करना है तो उस सर्किट के अंदर से करंट पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये तो आपको पता लग गया कि वोल्टमीटर का हम यूज क्यों नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसका प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो प्रिंसिपल देखिए, आपने यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड ये डिवाइस होती है। ए पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when constant current is passed through a wire of uniform area cross section, then potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. देखिए बेटा, जैसा कि आपको बताया था वहां पर हमने पीछे कि जो पोटेंशियोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यहां से देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए इस कंसेप्ट को समझिए सबसे पहले, आप इस प्रिंसिपल को समझने से पहले, जैसे कि मान लिया आप किसी सर्किट के अंदर दो सेल्स जुड़ी हुई है। ठीक है, और उन दो सेल्स के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और इस दोनों सेल का ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई। ठीक है, इसका भी ई है, इसका भी ई है। अब यहाँ पर इस सर्किट के अंदर वटेवर कितनी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस हम जोड़ दें, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुछ मिलीमीटर, एमीटर, एलोमीटर लगा देते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि उसके अक्रॉस रीडिंग क्या रहेगी, 0। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इस सेल का ईएमएफ भी ई है, इसका भी ई है, दोनों जो सेल्स है वो इक्वल ईएमएफ की है। तो इससे कुछ करंट पास होगा, इससे आई करंट पास होगा, तो इससे भी कितना होगा, आई। और दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट। ठीक है, दोनों से सेम करंट पास होगा या सेम करंट विड्रॉ होगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट। इसलिए ये दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट।
तो इस सर्किट के अक्रॉस अगर आपको नेट करंट देखेंगे तो वो क्या रहना चाहिए, 0। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे इस प्रिंसिपल को समझने के लिए। देखिए अब मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई वायर, ठीक है, ये कोई वायर है, इसकी लेंथ 1 मीटर, ठीक है, और इसके अक्रॉस क्या जुड़ा है, कोई सोर्स वोल्टेज, यानी कि कोई बैटरी है, को हमने क्या कर दिया, इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वायर का नाम दे दिया मैंने। जब क्या करूंगा, इस वायर को किसी बैटरी के अक्रॉस में जोड़ दूंगा, ठीक है, इसको मैंने BS लिख दिया यहाँ पर, यानी कि वो सोर्स वोल्टेज कह सकते हैं आप इसको। तो जब क्या करेंगे, आप कोई बैटरी इसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो इस वायर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस जो सोर्स वोल्टेज है ये 100 वोल्ट है, ठीक है, तो इसके ए एंड जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सॉरी इसका पोटेंशियल कितना होगा, 100 वोल्ट, और बी एंड का 0 वोल्ट, ठीक है। अगर आप एंड ए पर है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, 100, बी पे होंगे तो क्या होगा, 0। अगर इसके बीच में आप पॉइंट कंसीडर करते हो तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, 50 वोल्ट, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं करते हो तो उसका क्या होगा, 75 वोल्ट। 50 और 0 के बीच में आप कहीं पॉइंट कंसीडर करते हो तो वहां क्या होगा, 0 वोल्ट, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, अगर इस सर्किट को मैं कुछ ऐसे समझना चाहूं कि अगर मान लिया ये जो वायर है ना, ये वायर यहाँ पर क्या कर रहा है, एक पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पोटेंशियल डिवाइडर का। अगर मैं इस वायर को कुछ ऐसे क्या कर दूं, एक बैटरी या सेल की फॉर्म दे दूं, तो आप क्या देखोगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 25 वोल्ट। कितना है, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 25 वोल्ट। देखिए इस बात से एक बात प्रूव होती है कि अगर इस वायर को हम लेते हैं, इस वायर का इतना टुकड़ा हम लेते हैं, तो ये एक नए सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है, एक नई सेल की तरह या नई बैटरी की तरह काम करेगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 25 वोल्ट। अगर इस ए पॉइंट को और इस 50 पॉइंट को कंसीडर करते हो तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50 वोल्ट, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पर इसको भी एक सिंपल सेल की तरह कंसीडर कर लूं तो भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 25 वोल्ट। अगर एक पॉइंट को कंसीडर करूं, इसको करूं तो भी कितना है, 50 वोल्ट। तो कहने का मतलब क्या है, वायर का हर एक सेगमेंट, जो भी सेगमेंट आप ले रहे हो, वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल कहना क्या चाहता है, ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि बेटा अगर मान लीजिए आपके वायर का इतना सा टुकड़ा चाहिए, ठीक है, अगर वायर को आपको ये टुकड़ा चाहिए तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है, इस टुकड़े के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि इस ए पॉइंट से इस सी पॉइंट तक का पोटेंशियल ड्रॉप मान लिया कितना है हमारा, बी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप किस पर डिपेंड करेगा, इस वायर की लेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जिस भी लेंथ की वायर हमने वहां पर ली है, ठीक है। फिर से देखो इसको मैं एक बार फिर से आपको चोटी में समझा देता हूं। हमने लिखा है पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन। जो भी आपने यहाँ वायर ली है उसका वो कैसे वायर लेंगे आप, एक यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन। अगर उसकी थिकनेस की बात की जाए तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका गिटार होता है उसकी जितनी मोटी वायर है वो कितनी मोटी वायर ही होती है, ठीक है। तो कहता कि अगर किसी यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन की वायर से अगर कांस्टेंट करंट पास होता है, ठीक है, तो जो कहता है कि देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, तो कहता है वायर के किसी पोर्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो कहता है कि वो उसके उस वायर की लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने ए से सी की लेंथ ले ली, तो इस ए सी लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसकी लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए मैं क्या लिखा, V इज प्रोपोर्शनल टू L। तो ये क्या था आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है बेटा। अब इसके हम नेक्स्ट फर्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम कि इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से करंट को कैसे मेजर करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखिए। अब देखते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और किस प्रकार से बना होता है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बोर्ड ओवर विच ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन इज स्ट्रेच्ड इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। कहता है कि ये एक वुडन बोर्ड का बना होता है, जैसे कि आपका मीटर ब्रिज बना होता था उसी प्रकार एक वुडन बोर्ड का थोड़ा सा फट्टा होता है उसका बना हुआ होता है, और उस पर जो वायर है ना जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, वो सेगमेंट्स के अंदर यानी टुकड़ों में बटा होता है। इस वायर की लेंथ नॉर्मली हम 100 सेंटीमीटर से लेकर 1000 सेंटीमीटर तक ले लेते हैं,
लेकिन जो भी स्टैंडर्ड आप अपने लेबोरेटरी के अंदर देखोगे तो उसकी वायर लगभग 400 सेंटीमीटर लंबी वायर होती है और वो 100 सेंटीमीटर के 4 हिस्सों में बटी हुई होती है। 100 सेंटीमीटर ये, 100 ये, 100 ये और 100 ये। ठीक है, विच आर ज्वाइंड बाय थिक कॉपर स्ट्रिप्स। और जो 100 सेंटीमीटर के जो सेगमेंट्स है, टुकड़े हैं उस वायर के, वो थिक कॉपर स्ट्रिप्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप्स होती है मोटी मोटी, जैसे कि हमने तो बड़ी जगह पढ़ चुके हैं। ओके, कहता है पैरेलल टू द वायर ए मीटर स्केल इज फिक्स्ड ऑन वुडन बोर्ड। कहता है कि इस वायर के पैरेलल क्या जुड़ा होता है, एक मीटर स्केल लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसको कि मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की डायग्राम में। ओके, ए कांस्टेंट करंट सप्लाई कंटेनिंग ए ड्राइवर सेल ईडी मिलीमीटर MA रियोस्टेट RF इज कनेक्टेड अक्रॉस द वायर थ्रू ए की के। वो कहता है कि इसके अंदर एंड ए के साथ एक कोई की के द्वारा क्या जुड़ी होती है, बैटरी, जिसका EMF हमने क्या माना है यहाँ पर ईडी। ड्राइवर सेल इसलिए बोला है क्योंकि क्या करेगा बेटा, ये इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करेगा, या सिंपली कह लीजिए इसकी वजह से इस वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, दूसरी बात, फ्री बैटरी किससे जुड़ी होती है, मिलीमीटर से। उस करंट की मात्रा को मेजर करेगा जो यहाँ पर डेवलप हुआ है। और मिलीमीटर फॉर्मेट किससे जुड़ा होता है, रियोस्टेट से। यानी रियोस्टेट का काम, रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम अपनी डिजायर्ड वैल्यू के अनुसार फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो देखा इसकी कंस्ट्रक्शन। इसको सिंपली आप, जैसा कि मैंने सिंपल सा डायग्राम बना रहा पीछे, उससे भी समझ सकते हो कि एक वायर ले ली। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी, 1 मीटर, और इसको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से। ठीक है, जिसका EMF हमने क्या माना यहाँ पर ईडी। ठीक है, और किससे जुड़ा है, मिलीमीटर से होते हुए, और एक रेजिस्टेंस के थ्रू किससे हमने इसको इस वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका अगर सिंपल डायग्राम देखोगे तो ये कुछ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन की। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू मेजर द EMF ऑफ ए सेल। ठीक है, EMF ऑफ ए सेल। हमें अगर किसी सेल की EMF को मेजर करना है तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले उसके लिए थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन में बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे। वो क्या है, दिस सेल whose EMF we want to measure is used with its positive terminal connected to an A and negative terminal connected to its negative terminal is connected to the galvanometer। ठीक है, connected to galvanometer। देखिए बेटा, क्या करेंगे, अब जिस सेल का हमें EMF मेजर करना है उसको इस एंड ए के साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि हमने अभी इधर थ्योरेटिकली पढ़ा। ये मान लीजिए ये आपकी सेल है, इस सेल का EMF अपने को ज्ञात करना है, जिसको मैं नाम दिया कुछ की। तो इसका पॉजिटिव एंड को हमने किससे जोड़ दिया, इस एंड ए से जोड़ दिया। फिर और जो नेगेटिव एंड है उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नेगेटिव एंड को किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। ओके, द गैल्वेनोमीटर इज फर्दर कनेक्टेड, द गैल्वेनोमीटर इज फर्दर कनेक्टेड टू जोकी। कहता है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो आगे किससे जुड़ा होता है, किसी जोकी के ऐप से जुड़ा होता है। ठीक है, जोकी कहिए, पॉइंटर कहिए, स्लाइडर कहिए, एंड जोकी इज स्लाइडेड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, और जोकी को इस वायर के ऊपर हम स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड किस लिए करेंगे, नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, वो नल पॉइंट किसलिए फाइंड आउट करते हैं वो देखिए बेटा, अब हमने यहाँ पर लिखा है जो कि इज मूव्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर अप टू व्हेन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकेम 0। कहता है कि उस जोकी के ऊपर इस वायर पर ऐसे स्लाइड कीजिए और तब तक स्लाइड करते रहिए जब तक गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या ना हो जाए, 0। ठीक है, तो देखिए इधर तो मैंने 4 वायर बनाए हैं, इसका मैंने सिंपल डायग्राम नीचे बनाया है। ठीक है, मान लीजिए सिंपल डायग्राम के अंदर आपको दिखाऊं तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बैलेंसिंग लेंथ आ गया, सॉरी यहाँ पर हमारा नल पॉइंट आ गया, जहां पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो गई, 0। ठीक है, दिस पॉइंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इज कॉल्ड नल पॉइंट। कहता है कि जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ठीक है, यानी कि इसके अंदर करंट क्या हो जाए, 0। ठीक है, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। और इस एंड ए से इसकी जो लेंथ है, चाहे वो इधर से इधर मान लीजिए आप। ठीक है, अगर इसकी पूरा डायग्राम में देखा जाए ना, तो अगर मान लीजिए ये आपका नल पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की, और ये वाली लेंथ, ये तो टोटल लेंथ है वो आपकी क्या कहलाएगी, बैलेंसिंग लेंथ। तो इस पॉइंट की, इस नल पॉइंट की और एंड ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी हमारे लिए,
बैलेंसिंग लेंथ। अब देखिए हमने कहा था कि हम बैलेंसिंग लेंथ इन पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। देखिए लेट बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड है, कहता मान लीजिए ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये कितनी है L, ठीक है। देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। कहता है कि इस लेंथ के अक्रॉस, ठीक है, इस लेंथ L के अक्रॉस या इस बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। कौन सी सेल का ईएमएफ? इस सेल की बात हो रही है, जिस सेल का हमें ईएमएफ क्या करना है, मेजर। ये तो हमने ये जो सेल यहाँ पर हमने कनेक्टेड किए ना, ये तो बेटा इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या इसके अंदर से करंट को पास कराने के लिए किए। ईएमएफ हमें किसका मेजर करना है? इस सेल का ईएमएफ मेजर करना है जिसको मैं एंड ए से नीचे कनेक्ट किया है, जनरेटर के साथ और जोकी के साथ। तो देखिए थोड़ा मैं इसको यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये आपकी सेल थी जिसका ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है, 1 किलोमीटर है और जोकी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर हमने क्या करते हैं, जो वायर है ना ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करती है, ठीक है। तो अब पीछे हमने ये भी समझाया था कि मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट और यहाँ का कितना है 50 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल कितना डिक्रीज हुआ है, कह लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट का। पॉइंट ए और पॉइंट सी के अंदर पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है 50 वोल्ट का। तो देखो आप यहाँ पर जब कैलकुलेटर की डिफ्लेक्शन क्या आ जाए 0, यानी कि करंट क्या आ जाए 0, ठीक है, आई इक्वल टू में 0, करंट 0 होने का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो गई 0। तो उस केस के अंदर यहां से लेकर यहां तक के वायर का पोटेंशियल और इस सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ क्या हो जाएंगे इक्वल। इस वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। इसलिए हमने लिखा इधर देयरफॉर E इज इक्वल टू में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ। जो ईएमएफ है ना सेल का, जो ईएमएफ होगा वो उस बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके इक्वल होगा। अब बैलेंसिंग लेंथ हमारी क्या है ए से सी। इस डायग्राम में देखोगे तो ये बैलेंसिंग लेंथ हमने लिखी है, इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट से सी पॉइंट या इस ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि पीछे हमने देखो डायग्राम आपको बताया था, अगर किसी सर्किट के अंदर कोई 2 सेल कनेक्टेड है जिसमें प्रत्येक का ईएमएफ क्या है इक्वल है और उनके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस वहां पर कनेक्टेड है, तो उस सर्किट के अंदर से कोई करंट पास नहीं होगा, क्योंकि इस सेल से जो करंट आएगा वो और इस सेल से जो करंट आएगा वो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे और डायरेक्शन दोनों की क्या होगी अपोजिट, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो नेट करंट है वो क्या होगा 0, यानी कि जनरेटर के अक्रॉस करंट डिफ्लेक्शन क्या होगी 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ए से सी की जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है ये भी एक सोर्स की बातें काम कर रही है, जब पोटेंशियल डिवाइडर के केस में मैंने बताया था, और ये भी एक सेल है। तो इसका मतलब एसएससी का जो ईएमएफ है या पोटेंशियल ड्रॉप है और इस सेल का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इक्वल हो गया है, ठीक है। अब एक सोर्स का काम तो ये लेंथ कर रही है, दूसरा सोर्स है ये। जब इन दोनों का ईएमएफ क्या हो जाएगा या दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर के अंदर से डिफ्लेक्शन क्या होगी 0, ठीक है, यानी कि कोई करंट इसके अंदर से पास नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए लेंथ क्या है L, तो अब देखिए आप इसको कैसे करेंगे। अपने क्या करना बेटा, इस लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा हमें वो निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए इस लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मैंने किससे लिख दिया V से, और ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होगा, जो सोर्स पोटेंशियल आपका, ठीक है, यानी कि सोर्स पोटेंशियल क्या था ED, जिससे कि इसके अंदर से करंट पास हो रहा था, ठीक है। ED सिंपली कह सकता हूं इसको ED अपॉन में कैपिटल L, ठीक है। ये जो वायर हमने ली है ना, इस वायर की टोटल लेंथ हमने कैपिटल L मान ली, पता नहीं ये 100 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर, 300 है, 400 है, इसलिए हमने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल L से, ठीक है। ये जो सेल हमने कनेक्टेड किया है इसके पोटेंशियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, VS से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम VS का मतलब है सोर्स पोटेंशियल, ठीक है, या उसका ईएमएफ लिखो तो ED, तो ED अपॉन L इंटू में, अब ये क्या आ गया पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि अगर ये वायर 100 सेंटीमीटर की है तो 1 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल को वायर की टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियल आ जाएगा या यूनिट लेंथ की वायर का पोटेंशियल आ जाएगा। और अपनी तो जो वायर है उसकी लेंथ यानी कि उस बैलेंसिंग लेंथ, हमारी उस वायर की बैलेंसिंग लेंथ है कितनी स्मॉल L, तो इस L लेंथ की वायर का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे
यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल आया है उसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ ईडी अपॉन एल इंटू में स्मॉल है। अब देखो ईडी किसकी को होगा, यानी कि हर प्रकार का पोटेंशियल ये भी, तो ईडी जो इसके अंदर से करंट पास होगा सर्किट के अंदर से, करंट इंटू में इस वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस मान लो क्या कितना है आर, आई आर। तो इसको सिंपली कई बार बुक में लिखा देखोगे आई इंटू ए आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन में कैपिटल है, ठीक है, इंटू में स्मॉल है। इसको आप कई बुक में ऐसा भी लिखा पाओगे, कई बुक में ऐसे भी लिखा पाओगे, और किसी किसी बुक में ये ऐसे भी हो सकता है वीएस अपॉन में कैपिटल एल इंटू में स्मॉल है। ठीक है, ये किसके इक्वल आया, पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल आ गया। बात तीनों एक ही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो पोटेंशियल वो किसके इक्वल होता है, करंट इंटू में रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने जो करंट इस वायर के अंदर से पास हो रहा था वो कितना मान लिया आई, और इस वायर का रेजिस्टेंस जो पोटेंशियोमीटर में हमने यूज किया है उसके रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, कैपिटल आर। ठीक है, तो अगर आपको एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करोगे, पोटेंशियल सोर्स पोटेंशियल अपॉन में टोटल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, सोर्स पोटेंशियल अपॉन में टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ये क्या आ जाएगा, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर आपको मान लिया ये फॉर एग्जाम्पल मान लिया 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल आ गया, ठीक है, आपको तो निकालना 10 सेंटीमीटर लेंथ का, तो क्या करेंगे आप उसको 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो पोटेंशियल आया है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर लेंथ के वायर का पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसलिए हमने देखो हमारे लिए जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल है, तो हमने क्या किया बेटा, 1 यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल आया था उसको हमने एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस बैलेंसिंग लेंथ का लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। और ये पोटेंशियल ड्रॉप हमने किसके इक्वल रखा था, यहाँ पर उस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, इस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। इसलिए इस V को मैं क्या लिख सकता हूँ इधर ई, तो ई इज इक्वल टू में, ठीक है, ईडी अपॉन एल। ठीक है, इस V को मैं क्या लिख सकता हूँ इधर से ई किसके इक्वल होगा, यहाँ से ईडी अपॉन एल इंटू में स्मॉल एल, या वीएस अपॉन कैपिटल एल इंटू में स्मॉल एल, या आई आर अपॉन में एल इंटू में स्मॉल एल। ठीक है, इनमें से कोई फॉर्मूला आप जो भी आपको इजी लेके लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हमने क्या कहा कि अगर आपको किसी सेल का ईएमएफ निकालना हो विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमने अभी यहाँ पर पूरा समझाया। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन। अब देखिए अपनी सेकंड एप्लीकेशन, यानी कि इसका सेकंड यूज क्या है पोटेंशियोमीटर का, वो हमने यहाँ पर लिखा टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कहता है कि लेट अस कंसीडर एक कांस्टेंट करंट सप्लाई कंटेनिंग ए ड्राइवर सेल पीडी। कहता है मान लीजिए एक भाई ड्राइवर सेल लीजिए जो उस वायर के अंदर कांस्टेंट करंट की सप्लाई दे सके। ठीक है, वो ड्राइवर सेल हमने क्या मान ली, ईडी, यानी कि उस सेल का ईएमएफ कितना मान लिया हमने, ईडी। ओके, ए मिलीमीटर, उससे फर्दर आगे उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या जोड़ दीजिए, मिलीमीटर, एंड रियोस्टेट आर कनेक्टेड अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर थ्रू ए की के, और कहता है कि एक रियोस्टेट को उससे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो बेसिक डायग्राम है ये यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा वो हम आगे बताएंगे अभी आपको क्या चेंज आएगा। कहता है कि टू सेल्स whose EMF we want to compare are used with their positive terminals connected to the end A। कहता है कि अब आपको क्या करना बेटा, अब हम बेसिक उस बात पे आते हैं कि अब जो चेंज आएगा डायग्राम में वो क्या चेंज आएगा। कहता है कि वो दो बैटरीज या वो दो सेल्स जिनका ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, उन दोनों सेल की पॉजिटिव को किससे कनेक्ट कर दो, इस एंड ए से। ठीक है, तो मान लीजिए एक सेल आपकी ये है जिसका ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, मान लीजिए इसका ईएमएफ कितना है E1। ठीक है, दूसरी सेल आपने इस वायर के अंदर ये जोड़ दी जिसका ईएमएफ आपने मान लिया क्या है E2। तो देखो दोनों का जो पॉजिटिव एंड था उसको हमने किससे जोड़ दिया, इस पॉइंट ए के साथ। ये आपका क्या था, पॉइंट ए। ओके, वेयर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज ऑल्सो कनेक्टेड, ड्राइवर सेल के लिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राइवर सेल। कहता है कि जहां पर इस ए पॉइंट के ऊपर उस ड्राइवर सेल का पॉजिटिव एंड जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये बात पहले भी आपको पता है कि ड्राइवर सेल का पॉजिटिव किससे जोड़ेंगे, इस पॉइंट पे से जोड़ेंगे। ओके, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड टू ए टू वे की। कहता है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है इन दोनों सेल्स के E1 और E2 के, ठीक है, वो एक टू वे की से जुड़े हुए हैं।
टू वे की का मतलब है जिसके अंदर हम दो सेल्स को बारी बारी से कनेक्ट कर सके। ठीक है, ये मान लीजिए इसका फर्स्ट पॉइंट, ये मान लीजिए सेकंड टर्मिनल और ये मान लीजिए थर्ड टर्मिनल। ये टू वे की है, इसके अंदर हम एक साथ यानी कि दो चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, बारी बारी एक चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, कभी किसी को तो कभी किसी को। ओके, तो देखो इसके तीन टर्मिनल होंगे, 1 2 और 3, ये तीन टर्मिनल हमने मान लीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए जो बैटरी E1 का नेगेटिव है वो टर्मिनल 1 से जोड़ दिया हमने, और E2 का जो नेगेटिव है वो टर्मिनल 2 से जोड़ दिया। ठीक है, E2 के नेगेटिव को किससे जोड़ दिया, टर्मिनल 2 से, और E1 के नेगेटिव को टर्मिनल 1 से जोड़ दिया। ओके, whose third terminal is connected to गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिसका थर्ड जो टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ होगा, गैल्वेनोमीटर से। यानी कि इस टू वे की का थर्ड जो टर्मिनल है ये किससे जुड़ा होगा, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर फर्दर किससे जुड़ा होगा, जॉकी से। ठीक है, एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी, और गैल्वेनोमीटर किससे जुड़ा होगा, जॉकी से, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। जॉकी कैन बी स्लाइडेड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, जॉकी को हम इस वायर के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ओके बेटा, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट की इज इंसर्टेड इन द गैप 1 3। ठीक है, जो 1 और 3 टर्मिनल यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल के बीच में जो गैप है ना, इसके अंदर की को इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने का मतलब क्या है, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन सी बैटरी काम करेगी, अब सर्किट कंप्लीट कौन सी बैटरी के कौन सी सेल के थ्रू हुआ, E1 के थ्रू, कौन सी सेल के थ्रू, E1 के थ्रू, क्योंकि E2 देखो आगे फर्दर कनेक्टेड नहीं है। अगर ये सेकंड टर्मिनल थर्ड से कनेक्टेड हो तब तो ये सर्किट कंप्लीट करती, तो E2 अभी अपना कोई रोल अदा नहीं करेगी। कौन रोल अदा करेगा, इधर E1। ठीक है, इधर लिखा भी हमने, सो दैट द सेल E1 गेट इंक्लूडेड इन द सर्किट, कहता ताकि जो E1 सेल है ये सर्किट के अंदर इंक्लूड हो सके। E2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि देखो ये आगे किसी से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि सर्किट कंप्लीट पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं करती। E1 सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर रही है, E2 यहां नहीं कर रही है फिलहाल। ठीक है, ओके, एंड बैलेंसिंग लेंथ इज मेथड, और क्या करेंगे बेटा, इस 1 से सॉरी हम क्या करेंगे, 1 3 के बीच में जो गैप है, टर्मिनल 1 और 3 के बीच में जो गैप है, इसके अंदर की को इंसर्ट कर देंगे, यानी कि इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो की को इस पर स्लाइड करेंगे। ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ यानी कि नल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, और आपको पता है एंड ए और नल पॉइंट के बीच की जो लेंथ है बैलेंसिंग लेंथ होती है, उस बैलेंसिंग लेंथ को मेजर कर लेंगे। लेट दिस बैलेंसिंग लेंथ की L1, कहते हैं मान लीजिए ये बैलेंसिंग लेंथ क्या है, L1। ठीक है, इस बैलेंसिंग लेंथ को हमने L1 कंसीडर कर लिया। तो देखो आपको पता है कि पीछे हमने क्या निकाला था, सेल का यूनिट निकाला था। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो क्या थी बेटा, ED अपॉन L कैपिटल L इंटू स्मॉल l। इंटू में स्मॉल है। ठीक है बेटा, तो अब देखो इस एल की जगह क्या करेंगे, इधर L1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू में ED अपॉन में कैपिटल L इंटू में L1। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, therefore E इज इक्वल टू में फॉर E प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन आई वो क्या आई, E इज प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, अब देखो बेटा इधर सेल किसकी बात हो रही थी, फर्स्ट सेल की बात हो रही थी, इसलिए E को भी हम क्या कर देंगे यहाँ पर E1। ठीक है, इसको भी कैसे लिखेंगे, E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या करेंगे आप, नाउ की इज रिमूव फ्रॉम गैप 1 3, कहता कि अब इस की को 1 3 के बीच से निकाल देंगे, यानी कि जो फर्स्ट सेल थी इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो दैट सॉरी एंड इट इंसर्टेड इन गैप 2 3, और 1 3 से निकाल के की को किसमें इंसर्ट कर देंगे, 2 3 गैप के अंदर कर देंगे, यानी कि टर्मिनल 2 और 3 के बीच में इंसर्ट कर देंगे। सो दैट द सेल E1 गेट डिस्कनेक्टेड, ताकि E1 सेल जो थी वो आपकी डिस्कनेक्ट हो जाए, एंड E2 गेट इंक्लूडेड इन सर्किट, और E2 इंक्लूड हो जाए। जब देखो बेटा की को गैप टर्मिनल 1 और 3 के बीच से निकाल देंगे तो सेल E1 तो क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट, क्या बचेगी, अब 2 3 को इंसर्ट कर देंगे। जब 2 और 3 गैप के बीच में की को इंसर्ट करेंगे तो सेल E2 क्या करेगी, अब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी सर्किट के अंदर, यानी कि अब E1 का कोई फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन आप कौन करेगा, E2 यहाँ पर। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, उसी प्रकार बैलेंसिंग लेंथ मेजर करेंगे। ठीक है, अगेन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, सॉरी अगेन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड टू मेजर द बैलेंसिंग लेंथ।
अब एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ को दोबारा से मेजर करेंगे। ठीक है, लेट दिस बैलेंसिंग लेंथ इज L2। ठीक है, मान लीजिए ये बैलेंसिंग लेंथ आपके लिए क्या आ गया L2। तो देखो उसी प्रकार जो एक जैसा कि हमने बताया था E इक्वल टू मीन ED अपॉन में कैपिटल L इंटू में L था। ठीक है, तो सेकंड सेल के लिए क्या आ जाएगा बेटा, E2 इज इक्वल टू मीन ED। सेकंड सेल का इनवर्स को हमने E2 माना वहां से, इसलिए यहाँ पर E2 पुट कर दिया। ED एज इट इज, कैपिटल L एज इट इज, स्मॉल l की जगह बैलेंसिंग लेंथ क्या है L2, तो क्या कर देंगे N2 में L2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2। ये क्या आ गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिवाइडिंग या टेकिंग रेशियो ऑफ भी कह सकते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे या 1 और 2 का रेशियो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू में N1 अपॉन N2। ठीक है, कैसे आएगा, चाहे आप ये फॉर्मूला रख दो तो भी वही बात होगी। अगर ये फॉर्मूला मैं इधर रख के दिखाता हूं आपको, E1 अपॉन में E2 लेफ्ट साइड का सीरीज बनेगी, राइट में क्या बनेगा ED अपॉन में कैपिटल L इंटू में स्मॉल l अपॉन ED अपॉन में कैपिटल L इंटू में स्मॉल L2। ठीक है, ये सिस्टम से कंप्लीटली क्या बच गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू में L1 अपॉन L2। ठीक है, चाहे ऐसे कर दो, चाहे यहां से इस इक्वेशन 1 और 2 से डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, एक ही बात है, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार अगर आपको कोई भी दो सेल्स गिवन है, ठीक है, तो दोनों के लिए आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, L1 और L2 निकालेंगे तो E1 और E2 का रेशियो हो जाएगा, सॉरी E1 और E2 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि दोनों सेल्स का पीएम हम क्या कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। एक थर्ड प्रॉपर्टी रहती है इसकी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।